नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत झा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपीएससी अल्टीमेट पर। आज हम न्यायपालिका को कंप्लीट कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके थे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, परिवार न्यायालय, नालसा एक्ट, लोक अदालत और ग्राम न्यायालय। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय ही बताया था कि भारत में एकल न्यायपालिका का प्रावधान है जो 1935 के एक्ट से लिया गया है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय जो होते हैं वो हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रावधान लगभग समान ही हैं। तो सबसे पहले देखिए, हाई कोर्ट जो है वो भाग 6 में अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 231 तक इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 से 231 तक। भारत में पहला उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कौन सा बना था? तो भारत में पहला हाई कोर्ट 1862 में कोलकाता बनाया गया था और इसी वर्ष 1862 में ही मुंबई और मद्रास में भी हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1862 एक इम्पोर्टेंट ईयर है। इस साल 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कोलकाता हाई कोर्ट बनाया गया था सबसे पहले, फिर मुंबई हाई कोर्ट बनाया गया था, फिर मद्रास हाई कोर्ट बनाया गया था। उसके 4 साल बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्रयागराज हाई कोर्ट बनाया गया था। ठीक, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए, देखो आरंभ में क्या था, संविधान में एक व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य के लिए। लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, सिर्फ 25 हाई कोर्ट है। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश का 25वां हाई कोर्ट बना था। तो संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यदि सबके लिए हाई कोर्ट होता तो 28 राज्यों के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए था। तो क्या हुआ, फिर एक संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, तो एक संशोधन किया 7वां संविधान 1956 में और इसके द्वारा व्यवस्था कर दी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है और ये संसद को शक्ति दे दी थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखेंगे। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956, इसको याद रखेंगे। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का पृथक हाई कोर्ट 2019 में बना था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 25वां हाई कोर्ट है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए तो उनका हाई कोर्ट भी अलग बनाया गया और आंध्र प्रदेश के लिए नवीन हाई कोर्ट बनाया जो 25वां हाई कोर्ट है। संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली के पास खुद का हाई कोर्ट है जो 1966 में बनाया गया था, 1966 में। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में बना था, उसके 100 साल बाद 1966 में किसको बनाया गया था? दिल्ली के लिए एक हाई कोर्ट बनाया गया था। तो इसी तरह याद किया कीजिए, फैक्ट याद नहीं होता है तो एक याद कर लीजिए कि जैसे 1962 में और वो 1862 में और 1866, उसके बाद 100 साल बाद दिल्ली का बना था, ऐसे याद किया कीजिए। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी अलग हो गए हैं और ये भी यूटी बन गए हैं और दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए जो जम्मू कश्मीर वाला है वही इन दोनों के लिए काम करता है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जैसे कि आर्टिकल 214, इसके अनुसार क्या है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 214 में। कुछ आर्टिकल इंपोर्टेंट होते हैं जिनको याद रखना होता है, जैसे कि 215 और 214। 214 में क्या है? हाई कोर्ट का प्रावधान है। और 215 में क्या है? हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय कौन से में है और सुप्रीम कोर्ट का गठन और प्रावधान किस में है, आप ये भी बताएंगे। ठीक है, इसके गठन अनुच्छेद 216 में है। 214 में है कि एक उच्च न्यायालय होगा। गठन के बारे में क्या कहा गया है? प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश उतने होंगे जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और यहाँ पे राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की संख्या तय करे। जबकि सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो उस समय क्या कहा था
कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करेगी? संसद तय कर रही थी वहां पे, ठीक है। और आरंभ में कितने थे? 1+7 थे, और वर्तमान में कितने हैं? 1+33 हैं। तो ये आप याद रखेंगे। हाई कोर्ट में संख्या कौन तय करेंगे? राष्ट्रपति। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। देखिए, दो जब समानता होती है तो दोनों को एक बार क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जैसे जामा मस्जिद, दो जगह है, दिल्ली में भी जामा मस्जिद है, आगरा में भी जामा मस्जिद है। मोती मस्जिद, दिल्ली में भी मोती मस्जिद है, आगरा में भी मोती मस्जिद है। अब कौन सी किसने बनवाई है? तो इस टाइप की चीज़ों को अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि क्या, कौन, कैसे। कुछ चीज़ों को रोज रोज रिवीजन किया कीजिए। जैसे कि खनिज, लोहा में उत्पादन में कौन है, अभ्रक में कौन है, टिन में कौन है। तो इनको क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए। 10-15 तो हैं ही, जहाँ सोते वहाँ चिपका दीजिए। जब सो रहे हो उस समय देख लीजिए, सुबह जाग के उठ के देख लीजिए। ये और आना है, एक क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही कुछ आर्टिकल होते हैं, उनको लिस्ट बनाइए, 5-5 6-6 से लिस्ट बनाइए बस, और उनको याद कीजिए, रटना है, ठीक। अन्य न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दी गई। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो पता है कि राष्ट्रपति करते हैं, वही कॉलेजियम प्रणाली होती है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति क्या करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और जिस राज्य का हाईकोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद करेंगे, ठीक है। किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और किस तरह से, किस किस से सलाह करेंगे? दो लोगों से सलाह करेंगे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी चंद्रचूड़ जी हैं, और संबंधित जिस राज्य का हाई कोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल से, ठीक है, ये करेंगे। और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह करेंगे, ठीक है। नियुक्ति हो गई, राष्ट्रपति करेंगे। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बनने के लिए योग्यताएं क्या थी? 10 वर्ष या 5 वर्ष, न्यायाधीश या अधिवक्ता। यहाँ पे न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्ष काम किया हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक और योग्यता थी, राष्ट्रपति की नज़रों में विधि वेत्ता हो, वो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो योग्यता क्या है? भारत का नागरिक और न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव रखता हो, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। पद मुक्ति कैसे होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरह हाई कोर्ट के जज को भी राष्ट्रपति हटाते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल कितना होता है? तो 62 ईयर होता है, हाई कोर्ट में 65 ईयर होता है। किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह पर करेंगे? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर करेंगे, और इनका निर्णय अंतिम होगा। इनका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा, ठीक है। कार्यकाल भी हो गया। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना, ये अलग हैं। इम्पोर्टेंट भी है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ, या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो यहाँ पे सारे काम राष्ट्रपति करते हैं, बस शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो कहीं कार्य नहीं करते, और सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं भी कार्य नहीं करते। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये तीन सुप्रीम कोर्ट पढ़ते समय भी देखे थे। लेकिन वहाँ देखे थे कि सिर्फ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बाकी नियुक्ति सीजीआई कर रहे थे। यहाँ पे कार्यकारी और अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंस है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण यदि करना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति करेंगे। स्थानांतरण भी राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। तो ये सब था हाई कोर्ट के बारे में।
इसके बाद आपके पास ल्यूसेंट एक बुक होगी जीके वाली, उसमें से आप सभी हाई कोर्ट और उसके क्षेत्र जरूर देख लेना, वो इसमें नहीं ऐड किया गया है, तो वो आप एक बार देख लेना। बाकी जो कंसेप्ट था वो सारा क्लियर कर दिया है। उसमें क्या देख लेना कि किस किस हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो वो सब देख लेना। और यूटीज कौन कौन से यूटी किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक। उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र क्या होते हैं, तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट में पढ़े थे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है इसका। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में राज्य के कानूनों की समीक्षा करना इसके अंतर्गत आता है। रिट जारी करने का, तो आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो किसके अनुसार करता है, हाई कोर्ट करता है 226 के अनुसार। ठीक है। और याद रखना हाई कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है। क्यों अधिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी कर सकता है, और ये फंडामेंटल राइट्स के साथ अन्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है। तो ये रिट क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो यह राज्य का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। और अतिरिक्त न्यायालय के निर्णय के खिलाफ, न्यायालय और अतिरिक्त न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जब किसी को 7 साल से अधिक की सजा हुई हो या मृत्युदंड दिया गया हो, तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट में क्या की जा सकती है, सुनवाई की जा सकती है। ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय होगा यहाँ पे। और एक बात और याद रखना है, यदि हाईकोर्ट से नीचे के जिला एवं सत्र न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड दिया है, तो वह मृत्युदंड हाईकोर्ट के अनुमोदन के बाद ही क्रियान्वित होता है। ठीक है। पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार है आर्टिकल 227 के अनुसार, तो हाईकोर्ट को अपने अधीन सभी न्यायालयों के पर्यवेक्षण की शक्ति है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है, तो जो नीचे के न्यायालय हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति, न्यायिक सेवा में नियुक्ति में राज्यपाल न्यायालय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाईकोर्ट से परामर्श के बाद ही ये होगा, तो ये नियंत्रण है। अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय है इनका। ठीक है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और आदेशों को पुनरावलोकन करने की शक्ति है। तो ये इसके क्षेत्राधिकार हैं, जिनको विस्तार में सुप्रीम कोर्ट की क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे इनको शॉर्ट कर दिया गया है। उसके बाद पढ़ते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो देखिए ये जो था 231 तक तुम्हारा हाई कोर्ट था। ठीक है। और उसके बाद 231 के बाद 233 में, आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदस्थापना के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल याद रखिए, जिला न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से होती है, आर्टिकल 233 से होती है। और ये कौन करता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन हाईकोर्ट की परामर्श से, यानी कि उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद। योग्यता क्या होगी, जिला न्यायाधीश बनने के लिए 7 वर्ष अधिवक्ता हुआ हो। तो 3 न्यायालय याद रखेंगे आप। देखिए अधीनस्थ न्यायालय, या इसको लिख लीजिए आप जिला न्यायालय। ठीक है, जिला। उसके बाद उच्च, और उसके बाद सर्वोच्च। ठीक। यहाँ बनना है तो 7 वर्ष तक क्या होना चाहिए, वकील। यहाँ बनना है तो 10 वर्ष तक वकील या न्यायिक कार्य किया हो। और सर्वोच्च न्यायालय में बनना है तो 10 वर्ष तक वकील या 5 वर्ष तक हाई कोर्ट जज या राष्ट्रपति की नज़रों में विधि वेत्ता हो। ये होते हैं 7 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, तो ये 124 में, ये 214 में, और ये 233 में। ठीक, इस तरह से इनको याद रख लीजिए।
जिला न्यायाधीश उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड हाईकोर्ट के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होगा। इस बात को याद रखेंगे आप कि ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जिला न्यायाधीश दे सकता है, तो वो मृत्यु दंड तक दे सकता है, उम्र कैद से मृत्यु दंड तक दे सकता है, लेकिन उसके द्वारा दिया गया मृत्यु दंड तभी प्रभावी या क्रियान्वित होगा जब हाईकोर्ट उसका अनुमोदन कर दे, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये अधीनस्थ न्यायालय थे। उसका परिवार न्यायालय, तो पहले तो यही याद रखिए कि कब, तो 1984 में परिवार न्यायालय कब बना था, 1984 में। ठीक, इसको याद रखेंगे। ईयर पूछता है, फैक्ट है ना, तो वो पूछ लेगा। तो परिवार न्यायालय 1984 में। चूंकि हुआ क्या था कि विधि आयोग जो होता है, अभी विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी जी हैं। और आज के न्यूज़पेपर में उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत जो सहमति से संबंध बनाने की उम्र है, जिसके बारे में सरकार 18 वर्ष से जिसको कम करना चाह रही थी, उस पर ऋतुराज अवस्थी ने कहा है, जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में विधि आयोग गठित किया गया है। तो ऋतुराज अवस्थी ने कहा है, ऋतुराज अवस्थी जी ने, कि इस उम्र को कम ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि इसको 16 वर्ष से 18 वर्ष की करने का प्रावधान वो चल रहा है, चर्चा पॉक्सो एक्ट में। ठीक है, तो ऋतुराज अवस्थी ने इस पे मना किया है कि ऐसा ना किया जाए, इससे क्राइम और बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में सहमति से संबंध बनाने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। तो उस पे ये चर्चा चल रही है अभी। साथ ही ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में भी, तो विधि आयोग ने कहा है एक देश चुनाव के बारे में, तो निर्वाचन आयोग ने उस पर भी मना किया हुआ है, कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हुए हैं। तो विधि आयोग ने, चूंकि आपको पता है भारत में न्यायपालिका पर बहुत सारा दबाव है, लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, सालों तक न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलती रहती है, खर्चा होता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए, पारिवारिक मुद्दों को समय पर जल्दी पूरा करने के लिए विधि आयोग ने परिवार न्यायालय गठन की बात की थी। किसकी बात की थी, परिवार न्यायालय। और परिवार न्यायालय जो होते हैं, परिवार न्यायालय मुख्यतः किस में काम करते हैं, तो विवाह संबंधी विवादों में, ठीक है, तलाक संबंधी विवादों में, घरेलू हिंसा, जो परिवार से संबंधित कार्य होते हैं या घटनाएं होती हैं या वाद विवाद होते हैं, उनको सुलझाने के लिए 1984 में परिवार न्यायालय की स्थापना की गई थी। विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित कर एवं तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना 1984 में की गई थी। विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में 1976 में इसकी स्थापना की सिफारिश की थी। परिवार न्यायालय की स्थापना 1984 के अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से कौन करता है, राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है, और जहाँ की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, वहाँ ऐसे प्रत्येक नगर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार क्या है, बाध्य है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गांव में एक परिवार, वो शहर में एक परिवार न्यायालय अवश्य होगा, ऐसा करने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। और याद रखना कि परिवार न्यायालय में यदि कोई मुद्दा आया और वो सुलझ गया, समाधान हो गया, तो डिक्री पारित हो जाती है जो दोनों पक्षों पर बाध्य हो जाती है। लेकिन आप परिवार न्यायालय में जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील कर सकते हैं, और वह अपील केवल उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, यानी कि हाई कोर्ट में। तो परिवार न्यायालय में मान लीजिए आपका तलाक का मुद्दा था, ठीक है, नहीं बन रही है पति पत्नी में, तलाक है, तो जब आप इसको लेके न्यायालय में जाएंगे, सेशन कोर्ट में जाया जाता है, पहला कोर्ट सत्र न्यायालय में, तो सत्र न्यायालय इस मामले में सीधे तलाक के लिए नहीं कहेगा, वो पहले कहेगा पति पत्नी को कि बैठ के चर्चा कर लो, बात कर लो। सामान्य प्रक्रिया यही होती है, समय देता है, महीने 2 महीने का समय भी देता है। उसके बाद इस मामले को हो सकता है आप परिवार न्यायालय में भी भेज दिया जाए, और जब ये परिवार न्यायालय में जाएगा, और परिवार न्यायालय में जाने के बाद यहाँ रिश्तेदारों, समाज के बुजुर्ग लोग, विधि व्यवसाय, इन लोगों के साथ चर्चा विचार विमर्श करके पति पत्नी को समझाया जाता है। उसके बाद मान लीजिए दोनों सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, नहीं लेना है तलाक,
और 2 महीने के बाद फिर पत्नी को प्रॉब्लम हुई कि नहीं मुझे तो तलाक चाहिए ही, तो अब इस निर्णय के खिलाफ इसने जो परिवार न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आप तलाक नहीं लेंगे, साथ रहेंगे, तो अब आप सेशन कोर्ट या जिला न्यायाधीश के पास नहीं जा सकते। अब आप अपील कहाँ करेंगे? सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये परिवार न्यायालय होता है, 1984 में बना था, विधि आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार गठन करती है। उसके बाद है नालसा एक्ट, नेशनल लीगल जो सर्विस एक्ट जो है, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम अथॉरिटी एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 आया था 1987 में, और 1984 में परिवार न्यायालय, 87 में नालसा एक्ट आया। यह अधिनियम 1987 में संसद द्वारा पारित किया, जो 1995 से लागू है, और इसके तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन 1995 में किया गया था। ठीक है, तो नालसा का गठन कब किया गया? 1995। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो नालसा एक्ट 1987 द्वारा गठन किया गया था, नालसा एक्ट। जब आप डीपीएसपी पढ़ रहे थे उस समय एक चीज 39A पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 39A, और इसमें क्या था? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान था। राज्य निःशुल्क विधिक सहायता देगी। तो इसी को प्रभावी बनाने के लिए, न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, न्याय को गरीबों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने 1987 में एक कदम उठाया और नालसा एक्ट पारित किया, जो 1995 से प्रभावी हुआ। इस एक्ट में क्या है? इसका उद्देश्य है अवसर की समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए, अनुच्छेद 39 को प्रभावी बनाने के लिए। इसके अंतर्गत मजदूर वर्ग, असंगठित क्षेत्र के लोग, देह व्यापार में जिन लोगों को घसीट दिया है वो लोग, रेप हुआ है जिनके साथ, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है, और जिनकी आय 1 लाख से वार्षिक आय कम है उनको। इसके तहत राज्य, जिला एवं ताल्लुक स्तर पर वैधानिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई। 1987 के इसी एक्ट के द्वारा एक और चीज बनाई गई जिसको लोक अदालत कहते हैं। लोक अदालत बन तो गई थी 1982 में पहली बार, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा 1987 के एक्ट से दिया गया। लोक अदालतें क्या होती हैं? जिस तरह परिवार न्यायालय विधि आयोग की सिफारिश पर बनाया गया, उसी तरह लोक अदालत भी बनाई गई। लोक अदालत जो है वो किसी क्षेत्रीय मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए कार्य करती है। और इसको क्यों बनाया गया? वही उद्देश्य कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, खर्चीली है, जटिल है, तो इससे बचने के लिए और न्यायपालिका पर अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया था। पहली लोक अदालत गुजरात में 1982 में बनी थी। ठीक है, लोक अदालत नालसा एक्ट के प्रावधानों के तहत इसका गठन किया गया। विवाद समाधान स्थानीय स्तर पर सौहार्दपूर्ण बातचीत से हल करने के लिए इनको बनाया गया है। इसमें किसी न्यायालय में लंबित या दायर मुकदमे का निपटान नहीं होता है। इसमें 2 मुकदमे नहीं आएंगे। एक तो किसी न्यायालय में कोई, मान लीजिए कोई मुद्दा है, वो पहले ही किसी न्यायालय में विचाराधीन है, केस दायर हो चुका है, तो वह नहीं आएगा, और दायर मुकदमा नहीं आएगा। विशेषताएं क्या हैं इसकी? तो इसमें सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को शामिल किया जाता है। मुख्यतः 3 लोग होते हैं इसमें। इसका अध्यक्ष वो सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारी होता है कोई, ठीक है। एक वकील होता है जो सदस्य होता है, और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें सदस्य के रूप में होते हैं, ठीक है। इसके उस इलाके में अन्य योग्य सामाजिक व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें गैर समादेय अपराध क्षेत्र में नहीं आते। 2 तरह के अपराध इसमें नहीं आएंगे। एक तो यदि किसी न्यायालय में लंबित है मुद्दा, तो वो इसके न्याय क्षेत्र में नहीं आता। और एक है गैर समाधेय। गैर समाधेय का मतलब ऐसे अपराध जो अभी किसी कानून के तहत
उनका समाधान नहीं है तो वो नहीं आएंगे, वो फिर न्यायालय में ही जाएंगे। इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं होती। आप इस बात को रट लीजिए। परिवार न्यायालय के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, लेकिन लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। लोक अदालत विधि आयोग के तहत बना, पहला लोक अदालत गुजरात में बना। नालसा एक्ट के द्वारा 1987 में इसको विधिक मान्यता प्रदान की गई। तो ये सब चीज़ें लोक अदालत के बारे में हैं। और उसके बाद है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, तो ग्राम न्यायालय 2008 से बने। ग्राम न्यायालय की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा की गई। ठीक है, ये भी विधि आयोग की सिफारिश पर। क्यों? ताकि ग्रामीण क्षेत्र में न्याय की पहुंच सब तक हो। उद्देश्य क्या है इसका? नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ लाना। बेसिकली ग्राम न्यायालय क्या होता है? एक चलित न्यायालय होता है जो एक किसी वैन या बस में लगाया जाता है। इसकी खंडपीठ ब्लॉक स्तर पर होती है और यह गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसी वाद विवाद में निर्णय करता है। ग्राम न्यायालय, याद रखना, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी की अदालत होती है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है ये। ठीक है, और इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से सरकार करती है। ग्राम न्यायालय की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद कौन करेगा? सरकार करेगी। ग्राम न्यायालय एक चलित न्यायालय होता है। ठीक है, जिसे फौजदारी और दीवानी दोनों शक्तियां प्राप्त होती हैं। फौजदारी क्राइम होते हैं, क्रिमिनल टाइप के, और दीवानी जो होते हैं वो पैसे के लेन देन या जो नॉन क्राइमेबल होते हैं वो होते हैं। ठीक है, दीवानी मामले। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है ये। संबंधित पक्षों के मध्य समझौता का हर संभव प्रयास करता है। इसके निर्णय के खिलाफ अपील आपराधिक मामले में सत्र न्यायालय में की जाती है और दीवानी मामले में जिला न्यायालय में अपील की जाती है। ठीक, तो ये ग्राम न्यायालय था। मोबाइल कोर्ट, इसके बारे में याद रखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मानस पुत्र कहा जाता है इसको, और इनके जनक भी वही हैं। पहले मोबाइल कोर्ट की स्थापना 2007 में हरियाणा में की गई थी। ठीक, तो ये हुआ। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, आर्टिकल 124, देश की सर्वोच्च अदालत। उसके बाद हाई कोर्ट पढ़ा, आर्टिकल 214, राज्य में सर्वोच्च। उसके बाद आपने अधीनस्थ न्यायालय पढ़े, अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल 233, और उसके बाद आपने अधीनस्थ न्यायालय के नीचे क्या आता है? तो सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, ये सब आते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा परिवार न्यायालय 1983। उसके बाद नालसा एक्ट पढ़ा 1987। उसके बाद लोक अदालत 1982 में पहली बनी थी, 1987 से वैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद ग्राम न्यायालय, और ये 2008 में। ठीक, इसके साथ ही आपका न्यायपालिका का टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। आप इस 2 क्लास को देखने के बाद न्यायपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी उनको सॉल्व कीजिए। यकीन मानिए आप 90% प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।